We were discussing about bricks. Bricks में हमने नहीं लास्ट क्लास में हम कर रहे थे स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट. स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट हमारा कंप्लीट हो गया था. फिर हमने ब्रिक्स स्टार्ट कर ली थी. ब्रिक्स में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और ब्रिक्स की मैंने आपको साइज बता दी थी. साइज ऑफ द ब्रिक्स वाज बीइंग डिस्कस्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स की बात चल रही थी. तो उसमें एक प्रॉपर्टी हमारी साइज थी, वो आपको बता दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड. तो ब्रिक की साइज का आपको आइडिया दे दिया. ट्रेडिशनल ब्रिक भी बता दी थी, दोनों बता दी थी. कंटिन्यू करते हैं ब्रिक. तो ब्रिक की साइज की जानकारी दे दी 1999, देन नॉमिनल 2010, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ब्रिक का भी साइज बता दिया था आपको. तो 9, 4.5 एंड 3 इंच. दिस वाज द साइज ऑफ द ब्रिक. चलो अब उसी में कंटिन्यू करके लिख सकते हैं आप. उसी में अगर कंटिन्यू करें हम, तो उसमें अगर कंटिन्यू करें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट सेज weight of the brick weight of the brick is in range of 3 to 3.5 kg. जो ब्रिक का वेट है वो 3 से लेकर 3.5 किलो के बीच में वेरी करता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्रिक, तो डायरेक्टली पूछ लेगा वेट कितना होता है. 3 से लेकर 3.5 kg के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट से अच्छा एक रियल ब्रिक की पिक्चर भी निकाल देना. गिव द पिक्चर ऑफ द रियल ब्रिक ऑल्सो. तो भी ये भी काम आएगी. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट सेज an indent called frog. An indent called frog is also placed. Over the brick. Is also placed over the brick. To first point. किस लिए प्लेस करते हैं? पहला, first to indicate the trade name of the manufacturer. Trade name of the manufacturer. Second, it act as a brick. तो लिखा हुआ brick to act as a share key. To act as a share key between the two bricks. Share key between the two bricks. Thereby increase the strength in lateral direction. So thereby increases the strength. In lateral direction. Increase the strength in lateral direction. तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है किस डायरेक्शन में? लेटरल डायरेक्शन में. अब एक बार पिक्चर शो कर दोगे तो बता दूंगा मैं क्या होता है. तो वेट के बारे में तो समझ में आता है कि ब्रिक का जो वेट है, एक ब्रिक का वेट है 3 से लेकर 3.5 किलो के बीच में होगा. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ब्रिक के ऊपर एक इंडेंट मार्क भी लगाया जाता है, यानी एक डिप्रेशन बनाया जाता है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्रॉग. फ्रॉग के 2 काम होते हैं. पहला काम, इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना नाम लिखता है. दूसरा काम, टेक्निकल काम, ये काम करता है शेयर की तरह, जिसकी वजह से ब्रिक की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है किसके अंदर? लेटरल डायरेक्शन के अंदर. अब एक बार जब शो करोगे वो मैं आपको वहीं से आइडिया लगा के बता दूंगा कि कैसे ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है. जो साइज होती है फ्रॉग की वो आपको बता देता हूँ. सो साइज ऑफ द फ्रॉग इज 10 centimeter by 4 centimeter by 1 centimeter. Next point of reference, it is not provided. Frog नहीं provide करते. It is not provided in 4 centimeter high brick. 4 centimeter high brick. अब ब्रिक की एक बार रियल पिक्चर निकाल दो, उसमें आपको फ्रॉग दिखा दूंगा. फ्रॉग क्या होता है?
आ गई है। सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द ब्रेक। ये रियल पिक्चर है ब्रेक की। नाउ सी दिस इज बीइंग टर्म्ड एज फ्रॉग। तो लेट अस सपोज ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी स्टैंडर्ड ब्रेक है। तो अगर ये स्टैंडर्ड ब्रेक है हमारी, दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रेक 19.99 सेंटीमीटर। ये फ्रॉग बना हुआ है, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज फ्रॉग। दिख रहा है फ्रॉग के अंदर नाम लिखा हुआ है, जिस भी मैन्युफैक्चरर है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने इसका नाम लिखा हुआ है अपना इसके अंदर। तो दूसरा पर्पस क्या होता है इसका, सेकंड पर्पस क्या है? सेकंड पर्पस है कि जब आप दूसरी ब्रिक इसके ऊपर रखोगे, व्हेन द अदर ब्रिक विल बी प्लेस्ड ओवर इट, तो ये दूसरी ब्रिक रखी हमने इसके ऊपर, तो मैंने दूसरी ब्रिक भी इसके ऊपर प्लेस करके आपको दिखा दी। अनदर ब्रिक इज बीइंग प्लेस्ड ओवर इट। मोटार फिल करेंगे, सो मोटार विल बी फिल्ड। तो मोटार फिल होगा। अब ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा? अब ये काम करने लग जाएगा शेयर की तरह। तो दो लेयर है ब्रिक्स की, देयर आर टू लेयर्स ऑफ द ब्रिक। जो दो लेयर है ब्रिक की, उसके बीच में जो मोटार प्रोवाइड किया हुआ है उसमें ये शेयर की का काम करता है। शेयर की का काम करता है, इसका मतलब क्या बढ़ाएगा? ये बढ़ा लेगा हमारी स्ट्रेंथ इन लेटरल डायरेक्शन, जो किसकी वजह से होती है? जो फ्रिक्शन की वजह से होती है। लेटरल डायरेक्शन का मतलब ये है हमारी लेटरल डायरेक्शन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल डायरेक्शन में अगर मैंने लोड लगाया, इसको रेजिस्ट कौन करेगा? लेटरल डायरेक्शन में जो मैंने लोड लगाया इसको रेजिस्ट करेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? सरफेस एरिया के ऊपर। तो बाय प्रोवाइडिंग दी शेयर की, आई हैव इंक्रीज्ड व्हाट? एरिया। मैंने एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ये शेयर की आई बीच में, एरिया इंक्रीज हो गया, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा दिया तो यानी ज्यादा लोड ये रेजिस्ट कर पाएगा लेटरल डायरेक्शन के अंदर। मोर लोड इट कैन रेजिस्ट इन द लेटरल डायरेक्शन। तो दो फंक्शन होते हैं इसके, दीज आर द टू फंक्शंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर आपको शेयर की जो साइज है वो आपको बता दी। द साइज ऑफ द फ्रॉग और द शेयर की इज 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ कितनी है अंदर? अब उसको मिटा दो। इसकी डेप्थ है 1 सेंटीमीटर। फिर इसलिए आपको जानकारी दी, इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन 4 सेंटीमीटर हाई ब्रिक। जब ब्रिक ही मेरी 4 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर में आपने क्या प्रोवाइड कर दिया? फ्रॉग प्रोवाइड कर दिया। बचेगी कितनी थिकनेस उसकी? 3 सेंटीमीटर की थिकनेस बचेगी। इसीलिए उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, इट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड। तो अगर 9 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है तब प्रोवाइड कर दिया जाता है शेयर की को, देन द फ्रॉग इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो ये सारी जानकारी थी आपके पास ब्रिक की। तो अभी तक ब्रिक की जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। अब क्योंकि मैंने आपको साइज बता दी ब्रिक की, सिंस द साइज ऑफ द ब्रिक इज नोन टू यू, नाउ यू कैन अप्लाई। इसको प्रॉब्लम के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो कैसे सवाल पूछता है वो। पहला प्रॉब्लम, कंप्यूट द नंबर ऑफ कंप्यूट द नंबर ऑफ compute the number of traditional bricks compute the number of traditional bricks required traditional brick required for 20 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी वर्क। बहुत ही कॉमन सवाल है ये। 20 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी वर्क। तो सवाल बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स निकाल लो 20 मीटर क्यूब मेसनरी वर्क के अंदर। कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही? 10,000 बिना कैलकुलेशन के। कैसे निकाल के बताया 10,000? जरा बताना। एग्जैक्ट 10,000 आंसर बैठ रहा है। कन्वेंशनल साइज की ब्रिक तो वैसे ही फिक्स नहीं होती, वैसे यूनिफॉर्म नहीं होती। 500 इंटू 20 क्या है भैया? ये 500 इंटू 20 क्या है? ये 500 इंटू 20 1 मीटर स्क्वायर 500 ब्रिक। चलो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स।
मतलब जो बताया है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, रटी हुई चीजें लगानी है। तो अगर हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालनी है, अब दो अप्रोच है इसको कैलकुलेट करने के। देयर आर टू अप्रोचेस अवेलेबल टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ब्रेक्स। पहला, मुझे क्या पता चल जाए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक पता चल जाए। एक ब्रिक की साइज मुझे नोन है, तो आई नो दी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक। दूसरा तरीका, मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी पता हो। अगर मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी पता है, देन आई यूज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ द मोटार। अब ध्यान रखना सवाल में डेटा क्या दे रखा है आपको, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, पहला तरीका। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक अप्रोच तो ये है। तो अगर आपने ऊपर ब्रिक्स का वॉल्यूम लिखा है, नीचे भी एक ब्रिक का वॉल्यूम लिखोगे, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी। अब आप ब्रिक मेसनरी का वॉल्यूम लिख रहे हो, तो नीचे भी किसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, नीचे वॉल्यूम लिखना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक प्लस मोटार। साथ में आपको मोटार का वॉल्यूम भी जोड़ना पड़ जाएगा इसके अंदर। अब करते हैं सवाल की बात। सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है, सवाल बोल रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल के दो। तो सवाल बोल रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल के दे, और पीछे वॉल्यूम किसकी दी है, मेसनरी वर्क की वॉल्यूम दी है। तो मेसनरी वर्क कितना है आपका, 20 मीटर क्यूब का। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम लिखनी पड़ेगी एक ब्रिक की इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ मोटार, और थिकनेस ऑफ मोटार आपको पता ही नहीं है। अब क्योंकि थिकनेस ऑफ मोटार मुझे नहीं बताई एज पर दी डाटा गिवन इन दी प्रॉब्लम, मैं 20 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम मान रहा हूँ, ब्रिक का ही वॉल्यूम मान रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। तो अगर मैंने 20 मीटर क्यूब ब्रिक का वॉल्यूम मान लिया, ये एक्चुअल से ज्यादा मान लिया या कम मान लिया। अगर 20 मीटर क्यूब मैंने ब्रिक का वॉल्यूम मान लिया, ये एक्चुअल से ज्यादा मान लिया या कम मान लिया, ये मैंने एक्चुअल से ज्यादा मान लिया है। तो मेरी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आएंगी वो एक्चुअल से ज्यादा निकल के आएंगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6, कैलकुलेट। कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। विद मोटार लेंगे, ले लो विद मोटार। विद मोटार निकाल के बताना आंसर क्या। विद मोटार लेंगे, तो विद मोटार लो, आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सो मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब, सो कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 10036.532। सो दीज आर द नंबर ऑफ ब्रेक्स व्हिच आर कमिंग आउट। ये हमारी नंबर ऑफ ब्रेक्स निकल के आ रही है। क्लियर है। अभी जो ब्रेक्स निकली हुई है एक्चुअल से ज्यादा निकाली हुई है हमने। इन एक्चुअल इट विल बी लेस देन दिस, क्योंकि अभी आपने मोटार की थिकनेस इंक्लूड नहीं कर रखी। क्लियर है। विद मोटार, अच्छा विद मोटार भी निकाले कैसे, मोटार की थिकनेस कितनी ली है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मोटार यू हैव टेकन, तो विद मोटार भी कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मोटार दैट यू हैव टेकन, अब गायब हो गया। जब आंसर निकाल लिया, जब पूछ रहा हूँ थिकनेस ऑफ मोटार कितनी ली, वो गायब है। या वो तो स्टैंडर्ड ब्रिक की होती है 1 सेंटीमीटर, कन्वेंशनल ब्रिक में थोड़ी ना होती है। ये तो ट्रेडिशनल ब्रिक है, कन्वेंशनल ब्रिक का सवाल पूछा हुआ है, ट्रेडिशनल ब्रिक का सवाल पूछा हुआ है। वो तो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक में 1 सेंटीमीटर ली हुई है, इसमें कहाँ से 1 सेंटीमीटर चला दी, मतलब यहाँ पे भी चुपका दिया वही। बहुत बढ़िया। 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किए, मत करो आप मल्टीप्लाई, खुद कैलकुलेट करो, या आप खुद कैलकुलेट कर लो।
नोट कर लिया सबने? आप मत मल्टीप्लाई करो, खुद कैलकुलेट करो अपना। ट्वेंटी टेन टेन, हाँ लगाओ, 20 10 10 लगाओ, 20 10 10 लगा के निकाल लो। सब एक से बढ़कर एक है। अरे कोई स्टैंडर्ड साइज थोड़ी ना होती है उसके अंदर। और क्यों कंसीडर करूंगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल में अजम्पशन लेके थोड़ी ना कैलकुलेशन होती है भाई। स्टैंडर्ड साइज है ही नहीं तो क्या कंसीडर करूं, अजम्पशन लेते नहीं है तो कुछ भी मान लो जो मानना है। नोट कर लिया सबने? नोटेड? नोटेड। नेक्स्ट सवाल, ये तो था हमारे कन्वेंशन के ऊपर। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड ब्रिक के ऊपर। Refer the next problem. Next problem says modular bricks। ये फॉर्मूले से करना है क्या? बेटा मैंने तो बता दिया, बाकी आपको जो करना है कर लो, कोई मनाही थोड़ी ना है। तो ये कहाँ से आया? अरे स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक होती है ना, ये तो कन्वेंशनल ब्रिक का सवाल है प्रभु जी। तो जब स्टैंडर्ड ब्रिक बताई थी उसके बाद फिर कन्वेंशनल ब्रिक भी तो बताई थी। साथ में लिखा था कन्वेंशनल ब्रिक स्लैश लगा के ट्रेडिशनल ब्रिक। ये बोल रहा है ये कहाँ से आ गया। सो मॉड्यूलर ब्रिक ऑफ नॉमिनल साइज 20 by 10 by 10 centimeter। So modular brick of nominal size 20 by 10 by 10 centimeter are used for masonry work, are used for masonry work having 20% of the having 20% of the volume of mortar, 20% of volume of mortar lost between the joints, lost between the joints। बेटा मैंने एक बार बता दिया, बार बार वही चीज रिपीट नहीं कर रहा, तसल्ली से चुपचाप बैठ के सुना करो। ए टू जेड सारी बातें खुद ही बता देता हूँ मैं। जब बता रहा हूँ तब सो रहे होते हो, तब कुछ और चीज कर रहे होते हो, जब आगे बढ़ जाता हूँ फिर उसी चीज पे वापस घूम के आ जाते हो। Having 20% of the volume of mortar lost between the joints. Compute the number of modular bricks required for per cubic meter of brickwork. Now the problem is of modular brick। modular बोल दो या स्टैंडर्ड बोल दो, एक ही बात है। इट इज वन एंड द सेम थिंग।
नाउ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, अब इसमें कोई असम्पशन नहीं चलेगी। आ रहा है किसी का? चलिए देखिए, नाउ द प्रॉब्लम हैज गिवन यू द इंटायर डाटा। अब सवाल में आपको सारा डाटा दे रखा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। पहला बोल रहा है मॉड्यूलर ब्रिक ऑफ द नॉमिनल साइज 20 10 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज इसका मतलब थिकनेस ऑफ मोटार इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो 1 1 सेंटीमीटर की मोटार की थिकनेस इंक्लूडेड है। ब्रिक की साइज है हमारी, मॉड्यूलर ब्रिक की साइज होती है 1999। आपको मोटार की थिकनेस इंक्लूड करके दे दी, पीछे वाले सवाल में नहीं दे रखी थी तो नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ पर दे रखी है तो कैलकुलेट करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये भी बता रखा है कि 20% जो आपका मोटार है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है बिटवीन दी जॉइंट, तो मुझे वो भी अकाउंट करना पड़ेगा। तो पहले तो कैलकुलेशन करी मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स की। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स सेम पीछे वाली अप्रोच। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी कितनी है, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ मोटार। तो आप वॉल्यूम डालोगे एक ब्रिक का जिसमें मोटार की थिकनेस इंक्लूडेड हो, तो मोटार की थिकनेस इंक्लूडेड है, दे रखा है आपको 20 10 10। तो 20 10 10 कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 500। अब ये भी जो आपकी ब्रिक्स निकल के आई है, ये क्या है, एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ गई है, क्योंकि आपने क्या कंसीडर नहीं किया, आपने भी वेस्टेज कंसीडर नहीं करी। अब मुझे वेस्टेज कंसीडर करनी है। वेस्टेज कैसे कंसीडर करूं, तो ये हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ गई। दीज आर द नंबर ऑफ ब्रिक्स व्हिच आर कमिंग टू द पिक्चर। सो व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स, अगर ये हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स है, सो व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो अगर वेस्टेज नहीं हो रही तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स होगा 500 ब्रिक है इंटू 1999 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्टेड इंटू मीटर क्यूब। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। सो 0.7695। तो अगर मैं वेस्टेज कंसीडर नहीं करूं तो हमारी ब्रिक्स का वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब के अंदर 0.7695। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा, अगर वेस्टेज कंसीडर नहीं करें, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ मोटार। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ मोटार, 0.2035। यानी इस बात को मैं यहीं पे रोकता हूं। अगर वेस्टेज नहीं हो रही होती तो 1 मीटर क्यूब के ब्रिक मेसनरी के अंदर, 1 मीटर क्यूब के ब्रिक मेसनरी के अंदर आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मिलता 0.7695, आपको वॉल्यूम ऑफ मोटार मिलता 0.2035, दोनों मिलके 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ ब्रिक्स आती 500। पर अभी क्या बोल रहा है, नहीं ये जो मोटार है उसका 20% आपका लॉस हो गया है। बिल्कुल लॉस होता है, जब अप्लाई करते हैं जॉइंट के बीच में से मोटार गिर जाती है, वो भी आपको इंक्लूड करना है क्योंकि वो भी तो कॉस्ट लगी हुई है उसकी। तो बोल रहा है 20% वेस्टेज हुई तो वेस्टेज को भी इंक्लूड करो। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ मोटार इंक्लूडिंग वेस्टेज। सो वॉल्यूम ऑफ मोटार इंक्लूडिंग वेस्टेज कितनी बोल रहा है, 20%। तो कर दो 20% वेस्टेज, 20% बढ़ा दिया 0.2035, कितनी वैल्यू आ रही है। वॉल्यूम ऑफ मोटार इंक्लूडिंग वेस्टेज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 0.2766 मीटर क्यूब, यही है सब। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स सब कम हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स नाउ, सो न्यू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स,
सो न्यू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार, जिसमें वेस्टेज भी इंक्लूडेड है, 0.2766, निकालो कितना आ रहा है। सो 0.7234 मीटर क्यूब। निकाल लो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है। सो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स, अब मैंने किसका वॉल्यूम लिखा ऊपर न्यूमरेटर में, सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम लिखा है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। सो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 1999, इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, तो 470। सो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स कम्स आउट टू बी 470। तो अगर वेस्टेज भी कंसीडर कर रखे 470 ब्रिक्स आएंगी। वेस्टेज नहीं कंसीडर करते तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ रही थी, 500 आ रही थी। इसका मतलब यहां से प्रॉब्लम तो खत्म हुई जो पूछा था उसने, वॉट एवर वॉज बींग आस्क्ड दैट इज बींग डिस्कस्ड। अब यहां से 2-3 चीजें और निकल के आती है जिसके ऊपर भी डायरेक्ट सवाल बना के देता है, ओवर विच डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड। अब कौन कौन सी चीजें निकल के आती है डायरेक्टली। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी के अंदर, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी के अंदर कितना मोटार यूज हुआ। एक मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी के अंदर कितना मोटार यूज हुआ, हाउ मच ऑफ द मोटार इज यूज्ड, ये रहा 0.2035। अगर वेस्टेज कंसीडर नहीं करी, और अगर वेस्टेज कंसीडर कर ली 20% की, तो 0.2766, यानी एक रेंज है। और वेस्टेज कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है वर्कमैनशिप पर। वर्कमैनशिप मतलब मेसन कैसा है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, कितना काम आता है कितना नहीं आता। तो एक आपको रेंज मिल गई कि भैया जो वॉल्यूम ऑफ मोटार लग रहा है 0.2035 से लेके 0.2766 मीटर क्यूब के बीच में लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी वेस्टेज विच इज टेकिंग प्लेस। और वेस्टेज डिपेंड कर जाती है वर्कमैनशिप के ऊपर। तो सवाल मेरा खत्म हुआ ऊपर। एक और जानकारी दी मैंने आपको, क्या जानकारी दी कि इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी वर्क, in 1 meter cube of masonry work, volume of mortar used is 0.2035 से लेके 0.2766 मीटर क्यूब, यही है। तो 0.2035 से लेके 0.2766, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन वेस्टेज। इसको नीचे डाल देता हूं, वॉल्यूम ऑफ मोटार यूज ये लिख दिया, डिपेंडिंग ऑन वेस्टेज। तो अगर वेस्टेज 0% है ऊपर वाली वैल्यू, अगर वेस्टेज 20% है तो ये लास्ट वाली वैल्यू। तो ये डिपेंड कर जाता है वेस्टेज के ऊपर, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट, ये तो वॉल्यूम किसका है, वेट मोटार का है। इक्विवेलेंट ड्राई मोटार का वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो बोल सकते हैं इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी वर्क व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार कितना होता है, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ वेट मोटार। ये आपको पीछे मोटार वाले चैप्टर में बता रखा था। अब तो कंक्रीट भी खत्म हो गया है, तो 1.25 2035 से लेके 0.2766 मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। सो 1.25, सो 0.2035 से लेके 0.2766 कमिंग आउट टू बी हाउ मच। सो इट कम्स आउट टू बी 0.288 से लेके कहां तक जा रही है वैल्यू, 0.345। ये सवाल बन गया आपका डायरेक्टली। अब मैंने तो आपको डिराइव करके बता दिया, मैं नोट करके आपको वैल्यू भी बता सकता था। क्या पूछेगा सवाल, बोलेगा 1 मीटर क्यूब मेसनरी वर्क में बताओ कितना मोटार यूज होता है। तो 28% से लेके 35% के बीच में, इन बिटवीन 28% टू 35% आ गया। ये 28% निकाल रखा है, 1 मीटर क्यूब था तो परसेंटेज में निकालोगे 28% आ जाएगा। वी कैन से व्हाट, हेंस वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार यूज्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। कैसे आया, पूरी कैलकुलेशन करके दे रखे पीछे। किसके बीच में वेरी करता है, 28% से लेके 35% के बीच में। अब कोई फिक्स आंसर नहीं है,
हो सकता है किसी सवाल में 28% हो, किसी सवाल में 30% हो, किसी में 32 हो, बावले मत हो जाना सर वहां पर तो आंसर 32 है सर, फिर दूसरे सवाल में 28 हो गया सर, ये कैसे हो गया। वो डिपेंड कर जाता है ऊपर वेस्टेज के ऊपर, सारी बातें सही है इसलिए रेंज निकाल के दी हुई है। तो 28 से लेके 35 के बीच में वेरी करता है। अब कई बार डायरेक्टली ये पूछेगा तो अच्छी बात है, निकाल दिया रिजल्ट। कई बार इसको अप्लाई करवा देगा आपसे, ही विल अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑल्सो इन द प्रॉब्लम। कैसे? बोलेगा कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है आपको, उसमें जो सीमेंट लग रहा है उसके नंबर ऑफ बैग्स बता दो कितने लगेंगे। अब ये नंबर ऑफ बैग्स पूछवा लेगा, वो भी निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सो आई कैन से नंबर ऑफ बैग्स, तो सीमेंट बैग कितने लग रहे हैं, सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क with mixed proportion of 1:3। निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स। बेटा जो आ रहा है लिख लो ना। आपने बताया 0.2035, मैंने 0.2035 लिख दिया। इन चीजों के पीछे क्यों परेशान होते रहते हो, कर लो भैया ठीक अपने आप उसे। 0.2305 और कहीं पे है, ये रहा। पॉइंट 2305 लो, कैलकुलेट करेंगे। अब डायरेक्टली ये प्रॉब्लम पूछेगा ना, देखो कितने कंसेप्ट पीछे वाले लगे हुए एक साथ, कम से कम 6-7 कंसेप्ट एक साथ जोड़ के एक सवाल में दे देगा। बोलेगा नंबर ऑफ बैग्स निकाल के दो, निकाल लेंगे नंबर ऑफ बैग्स। 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के अंदर कितना मोटार लग रहा है, 28% ही लग रहा है, ले लो 0.28 मीटर क्यूब। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही रखी है आपने पीछे, ये रहा 0.288। अगर 0% वेस्टेज है हमारी तो निकाल लिया नंबर ऑफ बैग्स। लो, तो सॉल्यूशन विल से नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है, ड्राई मोटार कितना लग रहा होता है, ड्राई मोटार लग रहा होता है 0.288। तो ये ड्राई मोटार की वैल्यू आ गई। सीमेंट कितना है इसमें, 1/4। एक बैग में कितना सीमेंट है, 0.0347। दो निकाल लो, नंबर ऑफ बैग्स निकल के आ गए। वो तो मुझे बताना है इसलिए सब कुछ लिखा है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वहां पे। तो सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन हैंस आई हैव रिटन ईच एंड एवरी पॉइंट, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन पे हो जाएगी। निकाल लो जितने भी नंबर ऑफ बैग्स निकल के आ रहे हैं, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सो 2.07, सो 2 नंबर ऑफ बैग्स आर रिक्वायर्ड, 2 बैग लग जाएंगे। और जो मेसन होता है उसके टिप्स पे होती है कैलकुलेशन, आप तो कर रहे हो ना कैलकुलेट, उसको बस बताओ आप भैया 1 मीटर क्यूब, ये भी मत बताओ, एरिया बता दो, सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। 2 कट्टे लगेंगे, इतने मीटर क्यूब सैंड लगेगी, कितना पानी लगेगा, सब कैलकुलेशन करके दे देगा। वो सारी स्टैंडर्ड चीजें होती है, तो कहाँ से ये स्टैंडर्ड चीजें होता है। सो प्रॉब्लम वाज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रेक्स, साथ में 3-4 चीजें और बता दी है बीच में, 3-4 पॉइंट्स आर बीइंग डिस्कस सेपरेटली।
डन। नोटेड। चले आगे। सो बेसिक आइडिया इज गिवन टू यू दैट हाउ द प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, किस तरह से सवाल पूछेगा आपसे। चलिए, तो ये तो ब्रिक का कैलकुलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। जितने भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है उन सबकी हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। वॉट एवर आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, उन सबकी हमने क्लासिफिकेशन करी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में दूं, इफ आई टॉक यू इन टर्म्स ऑफ द एग्जांपल, एग्जांपल के टर्म में जैसे हमने सीमेंट को क्लासिफाई किया हुआ था, क्लासिफाइड द सीमेंट। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, वी हैव टॉक्ड अबाउट मोटार, क्लासिफिकेशन कर रखी है मोटार की। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट एडमिक्सचर, क्लासिफिकेशन कर रखी थी एडमिक्सचर की। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंक्रीट, क्लासिफिकेशन कर रखी थी हमने कंक्रीट की। और वो क्लासिफिकेशन करने के तरीके बहुत सारे थे, क्लासिफिकेशन करने के तरीके बहुत सारे थे हमारे पास। देयर वर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द क्लासिफिकेशन। सेम कहानी यहाँ पर है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय व्हिच इट कैन बी क्लासिफाइड। एक एक करके उठाते हैं। सो इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सो इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। कोड मैंने सारे शेयर कर दिए हैं ग्रुप के ऊपर। आई हैव शेयर द कोड ऑफ ऑल द मटेरियल्स इन द ग्रुप, वहां से डायरेक्टली उठा सकते हो। इनफैक्ट मैंने क्लासेस में भी शेयर कर रखे हैं पीछे, वहां से भी उठा सकते हैं। सो इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, पहला तरीका ब्रिक को क्लासिफाई करने का इज ऑन फील्ड प्रैक्टिस। So first of the method to classify the brick is on field practice. अब ऑन फील्ड प्रैक्टिस क्या है, मतलब फील्ड पे ही आपने इसको डेवलप कर रखा है। फील्ड पे डेवलप कर रखा है, जैसे हम क्लासिफाई करते हैं ब्रिक्स को एज फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक। तो ये ऑन फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन फील्ड। ऑन फील्ड मतलब कोई कोड नहीं मिलेगा आपको इसके लिए, देयर इज नो कोडल प्रोविजन फॉर दिस। क्लियर है? अब क्या है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की एनालिसिस। फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताऊं आपको, तो फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, these bricks are thoroughly burned. So these are thoroughly burnt. बर्निंग का क्या सिग्निफिकेंस है भी आगे देखेंगे। डीप रेड इन कलर,
तो ये ब्रिक्स हमारी थरोली बर्न्ट है, डीप रेड कलर की है, सो डीप रेड इन कलर, so deep red in color, then smooth है, then sharp edges है, and rectangular surface है, and have rectangular surface or rectangular in shape. ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी है। ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? सेम वही प्रोसेस होता है जो चुप होने में इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का भी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बातों में। सो फर्स्ट ऑफ दी ब्रिक इज फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये कैसी ब्रिक होती है? थरोली बर्न्ट होती है, डीप रेड कलर की होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, एजेस शार्प होती हैं और रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। ये सारी कैटेगरी कैसे उठा के दी मैंने आपको? फिजिकल प्रॉपर्टी उठा के दी है। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर इन फिजिकल कैटेगरी। नेक्स्ट, these are free from these are free from these are free from flaws जैसे एग्जांपल, यानी कोई कमी नहीं होती इनके अंदर, क्रैक्स हो गया, स्टोन हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी says they have uniform texture इनका यूनिफॉर्म होता है, they have uniform texture। नेक्स्ट, टेक्सचर मतलब सरफेस फिनिश, इसको डिफाइन भी कर रखा है। टेक्सचर को कैसे डिफाइन किया था? परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द मटेरियल विच इज स्मूथ और रफ, इसको हम टेक्सचर बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टेक्सचर। नेक्स्ट, दे मस्ट नॉट एब्जॉर्ब, डायरेक्ट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ही है। दे मस्ट नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 12 to 15%, 12 to 15%, 12 to 15% water of its dry weight, of its dry weight when immersed in cold water for 24 hours. So when immersed in cold water for 24 hours, when immersed in cold water for 24 hours, when immersed in cold water for 24 hours, जब 24 घंटे तक इसको पानी में इमर्स करके रखो, वो भी कौन सा? कोल्ड वाटर। नोट करो, ये टेस्ट अभी करेंगे सारे आगे। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज टेस्ट। नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? Noted. Next point of reference, strength. Next point बोल रहा है, they must possess crushing strength. They must possess crushing strength of 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा ही चलेगी। अभी स्ट्रेंथ के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करके दूंगा आपको ब्रिक्स की, तब मैच कर रहे हैं सारा डेटा, देन यू कैन मैच द एंटायर डेटा। तो ये पहली कैटेगरी हमारे ब्रिक्स की, फर्स्ट क्लास ब्रिक की। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर बीन मेंशन। जितने भी प्रॉपर्टी है सारी मेंशन करती है।
नोटेड। साइज भी होगा ना बेटा, साइज बता के तो आया हूँ यहाँ पे, साइज बता के तो आगे आए हूँ, साइज के ऊपर सवाल करा दिए दो दो। नेक्स्ट इज सेकंड क्लास ब्रिक। जितनी भी प्रॉपर्टीज पीछे बताई हैं उन सबको क्या कर दो, लीनियंट कर दो। So all the properties that we have discussed are lenient in this case. कहने का मतलब है जो भी स्पेसिफिकेशन है वो क्या कर दोगे, लीनियंट कर दोगे। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, small cracks are permitted in this case. So small cracks are permitted in this. Next point of reference, water absorption. Water absorption is about 16 to 20%. Next, crushing strength. Crushing strength should not be less than 7 Newton per mm square. Next, rest all specifications are same. Rest all specifications are same. बाकी सारी स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। नोट करो। डन, बहुत बढ़िया, डन। तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक। स्पेसिफिकेशन और क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट इज थर्ड क्लास ब्रिक। क्या है भैया थर्ड क्लास ब्रिक? थर्ड क्लास ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन। Water absorption is about 25%. Next point of reference, these are unburnt, soft, light colored, सारी ये प्रॉपर्टी थी। अनबर्नट है, लाइट कलर्ड है, irregular edges, have irregular edges, have irregular edges. They will produce dull sound. अगर दो ब्रिक को स्ट्राइक करोगे आपस में, थर्ड क्लास ब्रिक को, डल साउंड प्रोड्यूस करेगी। Done? Done. Next of the brick is third class brick. Next we have fourth class brick. Next of the brick is fourth class brick. ये ब्रिक्स ओवरबर्न्ट होती है। We'll say these are overburnt. These are overburnt, badly distorted.
overburnt, badly distorted in shape and size. Badly distorted in shape and size. Next, brittle in nature. Brittle in nature. These are generally used for ballast work. बता रखा है ballast work कहाँ यूज किया था ballast work हमने. These are generally used for, ये बताया था मैंने आपको लाइन के अंदर. तो फाउंडेशन ले करने से पहले इसको लगाया जाता है. तो जब हम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने बताया था ब्रिक बेलास्ट, तो उसमें ये वाली ब्रिक्स यूज की जाती है. हाँ, जब पुअर लाइन की बात कर रहे थे. अब जाके पहली क्लासिफिकेशन खत्म हुई है. नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फिनिश्ड. तो ये क्लासिफिकेशन किस पे आप पे थी? ये क्लासिफिकेशन थी हमारी ऑन फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से. तो फील्ड में बोल देते हैं ये फर्स्ट क्लास ब्रेक है, सेकंड क्लास ब्रेक है, थर्ड क्लास ब्रेक है या फोर्थ क्लास ब्रेक है. तो पूरी कहानी इस बयान पे चल रही थी कि ब्रिक्स पे फील्ड में कैसे बुलाए जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स व्हिच आर बीइंग शोन टू यू. तो चारों ब्रेक दिखा रखे हैं, जूम कर दो. ये लो जूम की हुई है. नोटेड? नोट कर लिया सबने? चलो, तो ये तुम्हारी क्लासिफिकेशन हुई ऑन फील्ड प्रैक्टिस के बिहाफ पे. नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ए लिखा था ना. नेक्स्ट है बी. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. अब ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चल रही है? ये क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे चलेगी कि हमारे ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है. अब जितनी स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की, उसी क्लास से ब्रिक को जाना जाता है. तो ये मतलब आपका काम आसान हो गया. जैसे एग्जांपल कंक्रीट, अगर मैं बोलूं M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अगर मैं बोलूं M15 ग्रेड ऑफ स्ट्रेंथ है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सेम कहानी यहाँ पर, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है वही इसकी क्या होगी? क्लास होगी. तो जो स्ट्रेंथ है वही क्लास निकल के आ जाएगी. जैसे समझने के लिए एग्जांपल ले लो, तो क्लास एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो क्लास एंड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. थर्टी फाइव, 30, 25, 20, 17.5. सो 35 वैल्यू एमपीए के अंदर ही है. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख दो, एमपीए लिख दो, एक ही बात है. 30, 25, 20,
17.5। इसी ऑर्डर में कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे में, इन दी सेम ऑर्डर आई एम कंटिन्यूइंग। 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 3.5। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 3.5। अब हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड बोलता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ब्रिक में होनी चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी। अब इसके जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं एक एक करके उठाते हैं। जैसे पहला, नोट करके डाल दिया। कोड क्या बोलता है? कोड बोलता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? सो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स मस्ट बी, यानी इससे नीचे क्लास ही नहीं है कोई, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है? इसका मतलब थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है? तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकल के आ गया, अगर थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ की बात करें सो इट इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होगी। तो फर्स्ट क्लास की हो गई हमारी 10, सेकंड क्लास की हो गई हमारी 7, थर्ड क्लास की क्या हो जाएगी? 3.5 से ज्यादा। क्लियर चीज? चलिए, अब यहाँ पे मैंने चालू कहाँ से किया था? 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से किया था। अब आपको हैवी ड्यूटी ब्रिक्स भी मिल जाएंगी। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो उसको यूज कहाँ पे करते हैं? हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज करते हैं। हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसे एग्जांपल ब्रिज बनाना है आपको, वहां यूज कर लिया। फाउंडेशन बनाना है आपने, वहां पे यूज कर लिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, वहां पे आप यूज कर लोगे। तो जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती है उनकी स्ट्रेंथ आपको कहाँ से ज्यादा मिलेगी? 40 से ज्यादा भी मिल जाएगी। तो कहाँ पर यूज करेंगे हम? हैवी ड्यूटी ब्रिक वर्क पे यूज कर लेंगे। क्लियर चीज? तो ये एक और दूसरा नोट लिख दिया। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज heavy duty bricks heavy duty bricks heavy duty bricks have strength of even more than 40 newton per mm square and is used for heavy duty works and is used for heavy duty works। तो ये क्लासिफिकेशन हमारी चल रही थी किसके बिहाफ पे? स्ट्रेंथ के बिहाफ। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। पिक्चर क्या है ये? से उठा के भेजते रहते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैवी ड्यूटी ब्रिक्स पे यूज करेंगे, क्योंकि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग जो लोड लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। तो मल्टी स्टोरी का मतलब क्या है? एक ही स्टोरी। तो एक स्टोरी है, इसका मतलब लोड क्या है? उसके अंदर कम है। तो कम लोड है तो मुझे क्या चाहिए? कम स्ट्रेंथ वाली ब्रिक चाहिए। तो कम स्ट्रेंथ वाली ब्रिक होती है हैवी ड्यूटी ब्रिक। क्लियर है? दोबारा बताना है? मतलब ये बता दिया कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। ये बता दिया है इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर लगाएंगे। फिर बोलते सर क्यों लगाएंगे? भैया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लोड ज्यादा कैरी करना है उसको। लोड ज्यादा कैरी करना है तो मेरी ब्रिक के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा स्ट्रेंथ वाली ब्रिक है हैवी ड्यूटी ब्रिक, इसलिए इसको वहां लगाया जाता है।
नोट करो फटाफट। व्हाट इज रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट? रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसको हाथ से कॉम्पैक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो वो कंक्रीट जिसकी कॉम्पैक्शन हाथ से की जाती है, तो लेबर ले जाते हैं, वो अपने हाथ से कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं उसकी, मार मार के उसके ऊपर, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। नाम में प्रॉपर्टी लिखी होती, बता तो रखा है आपको, तो जो भी प्रॉपर्टी वो नाम में डाल देते हैं। तो देखो उसका नाम ही तो रखा हुआ है हमने, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। क्यों रखा? क्योंकि इसको हाथ से कॉम्पैक्ट करते हैं। अब इस इतने इतना इतना आसान तरीका बता रखा है। ये अब ये भी पूछ रहा है मजाक था या सीरियस था। इसके बाद ये भी पूछ रहा है सर ये मजाक था या सीरियस था। अरे भगवान। अरे भाई रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसकी कॉम्पैक्शन रोलर से करूं भाई, तभी तो उसका नाम रखा हुआ है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। भाई अगर हाथ से कर रहा होता तो हैंड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट नाम रखता ना उसका। तो वो कंक्रीट जिसको आपको कॉम्पैक्ट करना पड़ रहा है किससे? रोलर से, उसको हम बोलते हैं रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब भैया रोलर से क्यों कॉम्पैक्ट करना पड़ रहा है तुम्हें उसे? मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है आपको उसको? ये इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? कॉम्पैक्शन के तो बहुत सारे तरीके हैं, मैनुअली भी करा सकते हैं, क्योंकि वर्कबिलिटी कम है। तो मेरे ख्याल से ये दिमाग चलाना तो आना ही चाहिए। तो क्योंकि इसकी वर्कबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए भैया रोलर से कॉम्पैक्ट करना पड़ जाता है हमें इसको। तो रोलर मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल के आएगी। तो वो कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम होती है उसको हम रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोल देते हैं। तो पेमेंट बनाने में यूज किया जाता है इसको। और मेरे को नहीं लगता कि जितने लोग बैठे हुए अभी क्लास में, उन्होंने अपने अपने शहरों में रिजिड पेमेंट बनते हुए नहीं देखी होगी। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर रिजिड पेमेंट नहीं होगी, और बनते हुए देखा नहीं होगा उसे। वो रोलर चलते रहते रोड के ऊपर कॉम्पैक्शन करने के लिए। हो गया? बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी सर। सर फर्स्ट स्लाइड में आपने एक फोर्थ पॉइंट बताया था, उस टाइम मेरा नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज रिपीट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट ये बताया था, अगर 4 सेंटीमीटर वाली ब्रिक होती है तो उसमें फ्रॉग नहीं दिया जाता। फ्रॉग नहीं लिया जाता 4 सेंटीमीटर वाली, हम्म। अगर उससे ज्यादा होगी तब नहीं लेंगे। तब तो देंगे ना, 4 सेंटीमीटर हाँ, वाली ब्रिक में नहीं दिया जाता। अब ठीक है। तो उससे ज्यादा होगा तो देंगे, वो तो अगर लिखा उससे कम रहता है। होंगे तो नहीं देंगे। उससे कम क्या ब्रिक बनाओगे बेटा? आप सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? 4 सेंटीमीटर से पतली कौन सी ब्रिक बनाओगे? या जरा जी बताना, सर। 4 सेंटीमीटर से छोटी कौन सी ब्रिक होगी? नहीं, अब क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू। पूछने के लिए बस सवाल थोड़ी पूछना होता है कि 4 सेंटीमीटर से छोटी में नहीं देंगे। भाई 4 सेंटीमीटर इतना सा होता है, 4 सेंटीमीटर, उससे छोटी क्या ब्रिक बनवाओगे? जी। ओके सर, थैंक यू।